ओके, सब स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो राउट कैलकुलेशन है ये तकरीबन सब स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। सो ग्रुप में देख लें कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो उसको भी कह दें कि वो कनेक्ट करके ये जो राउटिंग टेबल की कैलकुलेशन है एटलीस्ट इसको ज़रूर वो अटेंड करे। ठीक है। सो इस सेशन में हम राउटिंग टेबल की कैलकुलेशन को भी देखेंगे, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की। ठीक है। सो इसको देखते हैं हम लोग। जी बेटे हमजा। सर जी अटेंडेंस का क्या होगा? बेटे अटेंडेंस कोई एक स्टूडेंट ले लो ना। ठीक है। अगर सीआर नहीं है तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है ना अटेंडेंस की वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ना डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर लेके तो सीआर को शेयर कर दो, ताकि वो जो उसके पास अटेंडेंस शीट है उस अटेंडेंस शीट के अंदर वो अटेंडेंस लगा देगा और मुझे भेज देगा, मैं भी अपडेट कर लूंगा। ठीक है। सो कोई एक बच्चा बेटे कर लो ना, एक से ज्यादा कर लिया ठीक। करो ना, ताकि जो है ना मिस ना हो अटेंडेंस। ठीक है। ड्यूटी लगा दिया करो। ऐसे बच्चे जो रेगुलर आते हैं तो वो अगर ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर मतलब कोई एक बच्चा हो जिसके पास शीट हो अटेंडेंस की, और वो अटेंडेंस उस शीट के ऊपर डाले डेट के हिसाब से और मुझे सेंड कर दे और मैं भी उसको कॉपी कर लूँगा एज इट, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी ना, बजाय इसके कि मैं यानी मेरा मतलब टाइम नहीं ज़ाया होगा। आप लोग इसमें हेल्प कर देते हैं तो ये मुझे आसानी हो जाती है, मैं जल्दी से इसको अटेंडेंस को लगा लेता हूँ। ठीक है। ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये देखते हैं कि इंटरनेट के अंदर राउटिंग कैसे होती है। ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है और ये हमने डिस्कस की हुई है, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो आप लोग देखिए कि इंटरनेट में कैसे राउटिंग होती है उसको देखते हैं हम लोग। ओके। अब इंटरनेट क्या करेगा, मैंने आपको ये कहा कि इंटरनेट के ऊपर जो राउटिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है। सेंट्रलाइज नहीं होती। सेंट्रलाइज से मुराद क्या है ये समझ लें। सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि पूरे इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा राउटर होगा जिसके पास पूरे इंटरनेट के राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा अगर हम करेंगे और जो बाकी तमाम राउटर्स हैं वो राउटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए उस सेंट्रल राउटर को रिक्वेस्ट करेंगे और वो उनको बताएगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा कौन सा है। ठीक है। तो अगर हम ये काम करेंगे तो ये जो है इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है। क्यों? प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर वो सेंट्रल जो आपका राउटर है अगर वो फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा। ठीक है। और ये हम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो सेंट्रल वाली अप्रोच है, सेंट्रलाइज्ड जो आपके जिसमें एक सेंट्रल राउटर हो, ये जो अप्रोच है ये हम नहीं करेंगे। हम डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हर राउटर जो है उसके पास अपनी राउटिंग की इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा। और इस तरह से इंटरनेट के ऊपर जो राउटर्स हैं वो काम करते हैं। हर राउटर के अंदर अपनी राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाउएवर द रूल, इसके अंदर डिवाइड एंड कंकर वाला रूल यूज किया गया। ठीक है। मसलन हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑटोनमस सिस्टम कह दिया गया। मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे BIIT है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहते हैं ये ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी से मुराद ये है कि वो अपने फैसले खुद कर सकती है। मसलन BIIT के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये BIIT वालों की अपनी मर्जी है। लेकिन
अगर यानी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इवन मेन एरिड वाले हमें ये नहीं कह सकते कि इस राउटर के अंदर फलानी कॉन्फ़िगरेशन करो, ये नहीं कर सकते। वो नहीं हमें कह सकते, हमारी मर्जी है, हम जिस तरह करें, हम ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमें डिक्टेट करती है और जो राउटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है कोई और ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो हम कहते हैं ये नॉन ऑटोनमस सिस्टम है। ठीक है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें जैसे गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो वो नॉन ऑटोनमस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको जो हुक्म देगी वो करेंगे। जो डिपार्टमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। मसलन आपकी जो जो यानी एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट उनको पॉलिसी बताती है। वो कहती है भाई इन असूलों के तहत तुम अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन करो। सो वो उन उस इंफॉर्मेशन के तहत अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम आपका चलता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि ऑटोनमस और नॉन ऑटोनमस सिस्टम क्या होते हैं। अब मसलन इंटरनेट के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो राउटर लगे हैं वो ऑटोनमस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। उन राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जितने भी फर्ज करें 50 राउटर लगे हुए हैं, उन राउटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी ये माइक्रोसॉफ्ट खुद डिसाइड करेगा। उसको सिस्को कंपनी वाले नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई इसके अंदर ये काम करो, ये वो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये काम उनका नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन के राउटर्स हैं। हाँ, अगर कोई ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होती, ठीक है, तो वो डिक्टेट करा सकती थी। अब इसी तरह अगर मैं सिस्को की बात करूं तो सिस्को के अंदर सिस्को कंपनी के जितने भी राउटर्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन, सिस्को एक ऑटोनमस सिस्टम, उनका जो नेटवर्क है वो ऑटोनमस सिस्टम होगा, उनके जितने राउटर्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्को कंपनी के लोग करेंगे, ठीक है। और कोई और आदमी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, सो इस तरह से हम बोलते हैं ऑटोनमस सिस्टम। अब देखिए, जब इंटरनेट बना तो एक नेटवर्क उसके अंदर पहले क्रिएट हुआ। उस एक नेटवर्क ने दूसरे नेटवर्क के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। किस तरह से? जो एक यानी दो तरह की राउटिंग होती है, एक इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम है और एक इंटर ऑटोनमस सिस्टम, दो तरह की राउटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, जो यानी राउटिंग एल्गोरिदम रनिंग विद इन एन ऑटोनमस सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। मसलन फर्ज करें बीआईआईटी क्या करता है कि वो एक प्रोटोकॉल परचेज करता है। फर्ज करें वो क्या करता है, वो कहता है कि जी हम ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो वो परचेज करते हैं और यहाँ यूज करते हैं। अगर वो यूज करते हैं तो ये उनका अपना डिसीजन है, जो कॉन्फ़िगरेशन वो करेंगे ओएसपीएफ की वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि ये ऑटोनमस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने का ये मेथड है, ये टेक्निक है। सो आपको ये यानी इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम यानी एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ऑटोनमस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होंगे वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि रिप है, ओएसपीएफ है, आईजीआरपी है, मैंने बताया कि ये वाले प्रोटोकॉल यूज होंगे इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम में। और ये हमने कल भी पढ़ा था, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, यानी कल से मुराद जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। इसी तरह एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर कोई एक राउटर होगा जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा, उस राउटर को आप गेटवे या बॉर्डर राउटर बोलेंगे, ठीक है। या गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मैंने कहा था कि उसके अंदर लिखा हुआ होगा, ये हम कहेंगे, ठीक है। सो एनी हाउ ये उसके नेम है, ठीक है। कोई एक राउटर होगा। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके अंदर एक राउटर है जो सिस्को कंपनी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ, या गूगल के साथ कनेक्टेड है। सो वो जो राउटर जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है जो ऑटोनमस सिस्टम का, ठीक है, वो राउटर
यानी एक ऑटोनमस सिस्टम का राउटर और दूसरे ऑटोनमस सिस्टम का जो राउटर है, उनके दरमियान में जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो प्रोटोकॉल इंटर ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल है। यानी दो ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान में एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर हम एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, मैं बता चुका हूं। और यहाँ पे इंटरनेट का आपको आईपी चाहिए होता है, यानी आईकैन का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे लगाते हैं। सो ये मैंने आपको इंटर इंटर ऑटोनमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये थ्योरी जो है अब आपको क्लियर होगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टाइम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, राउटिंग जो टेबल है उसकी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इसको अब क्लोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दूसरा जो अपना डाइक ये है इसको ओपन करता हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब 1 मिनट का मैं ब्रेक भी लेता हूँ, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। तो उसके बाद में आपको ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है और जो आपका लिंक स्टेट राउटिंग, जो आपके एल्गोरिदम्स हैं, यानी कि बेलमैन एंड फोर्ड एल्गोरिदम फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, उसके ज़रिए से एक जो कैलकुलेशन है वो करना सिखाऊंगा। और इसी तरह जो आपका डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है उसके मुताबिक भी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो 1-2 मिनट की ब्रेक और उसके बाद राउटिंग टेबल की कैलकुलेशन, और उससे पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। और मीनवाइल बेटे कोई क्वेश्चन अगर आपको है, थ्योरी में से है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। हम लोग दोबारा से कैलकुलेशन अपनी लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे इसको स्टडी करना है। ठीक है, ओके, डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग जो आपका एल्गोरिदम है उसके ऊपर पहले काम करते हैं। ठीक है, यानी बेलमैन एंड फोर्ड एल्गोरिदम को पहले कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ हॉप काउंट होती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। अब हॉप काउंट क्या होता है? हॉप काउंट का मतलब ये है कि हाउ मैनी
हॉप्स या नेटवर्क्स आर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स आपका ए है और डेस्टिनेशन सी है, ठीक है। सो ये नीचे जो एक आपको डायग्राम दी हुई है छोटी सी, ठीक है, स्मॉल सी डायग्राम दी हुई है, बड़ी भी होती है, बहुत लार्ज आपका भी टोपोलॉजी होती है। तो ये स्मॉल सी आपको टोपोलॉजी दी हुई है, जिसके अंदर ए से सी तक जाने का जो हॉप काउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। फ्रॉम ए टू सी जो हॉप काउंट होगा वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। देखें, ए से सी तक पहुंचने के लिए आप एक जंप करेंगे बी राउटर तक और दूसरी जंप करेंगे सी राउटर तक, ठीक है। सो ये 2 हॉप्स आपके होंगे, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। पहला पॉइंट ये है आपका कि हॉप काउंट की बेस पे ये डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग है ये होती है, ठीक है। नंबर 2, ईच राउटर अपडेट्स इट्स राउटिंग टेबल एसिंक्रोनसली, ठीक है, व्हेन इट रीचेज राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स, ठीक है। एसिंक्रोनसली क्यों? क्योंकि हर राउटर के पास उसके नेबरिंग राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है बस, ठीक है। उससे आगे वाले को वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये लिंक स्टेट नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर, और डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर के एक राउटर के पास उसके नेबर्स की खाली इंफॉर्मेशन होती है, और वो नेबरिंग के जो राउटर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन की बेस पे अपने राउटिंग टेबल को बिल्ड करता चला जाता है, ठीक है। और फिर वो आगे कैलकुलेशन लेता जाता है। जो जो राउटर्स जो हैं उसको इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, मसलन एक राउटर को उसके नेबर्स इंफॉर्मेशन देंगे, फिर उसके नेबर्स जो हैं वो आगे जो राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देंगे, अपने राउटिंग टेबल को शेयर करेंगे। तो जो जो इंफॉर्मेशन आती जाएगी तो राउटिंग टेबल जो है बिल्ड होता चला जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर आफ्टर अपडेट इन राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर, जब एक राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेगा तो वो क्या करेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल नेबर्स, तो वो अपने तमाम नेबर्स को सेंड कर देगा। तो दूसरा राउट, तो इसका मतलब जब नेक्स्ट राउटर कोई अपडेट होगा तो वो अपनी अपडेट की इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को सेंड करेगा। और हो सकता है एक राउटर का नेबर जो है दूसरे जिस राउटर ने भेजी है वो भी उसका नेबर होता है, तो वो उसको भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ये नहीं है कि उसको नहीं सेंड करेगा। सो एक राउटर अपने तमाम नेबर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर ईच राउट राउटिंग टेबल कीप्स एटलीस्ट 3 थिंग्स, 3 चीजें जो राउटिंग टेबल है वो रखता है। कौन कौन सी 3 चीजें रखता है? नंबर 1, डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री होती है उस एंट्री की बात हो रही है, उसके अंदर डेस्टिनेशन नेटवर्क यानी ये नेटवर्क है, उस तक पहुंचने का कॉस्ट कितनी आएगी वो, और कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है जिसको पैकेट देना है, ठीक है। क्योंकि फर्ज करें अगर एक राउटर डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को आप किसी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के थ्रू जो है ना उसको डेटा सेंड कर सकते हैं। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये जो डी राउटर है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ए के साथ, इसी तरह ए के साथ जो सी है ये भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ए के जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं वो बी और ई हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। इसी तरह मैंने अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड ए से डी पे अगर जाना है तो वो इनडायरेक्टली, मैं ए जो है वो या तो बी को डेटा दे सकता है या ई को दे सकता है, इसके अलावा किसी और राउटर को वो डेटा दे ही नहीं सकता, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे चलता हूँ। ओके, जो अपडेट की इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान में, राउटर क्या भेजता है, राउटर डेस्टिनेशन का नेटवर्क भेजता है और उसकी कॉस्ट भेजता है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन नेटवर्क और उसकी कॉस्ट ये लिख के उसको राउटर को सेंड करता है वेक्टर की सूरत में, और इन वेक्टर्स को इंटरचेंज करता है एसिंक्रोनसली, यानी जब उसको टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, वो इंटरचेंज कर लेता है ये इंफॉर्मेशन, और उसकी बेस पे राउटिंग टेबल अपडेट होता है और राउटिंग टेबल की बेस पे डिसीजन होता है,
ठीक है। अब देखिए, अब मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ। अच्छा, अ, अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा कि अपडेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगी, ये मैंने बता दिया। व्हेन अपडेट इन्फो रिसीव्स, जब अपडेट की इंफॉर्मेशन यानी ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो गई है, तो राउटर सर्चेस फॉर डेस्टिनेशन नेटवर्क इन इट्स राउटिंग टेबल। राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल के अंदर सर्च करता है कि जो राउट है उसकी एंट्री मौजूद है कि नहीं है। पहला पॉइंट, जारी बात है, हो सकता है राउटिंग टेबल की एंट्री ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। ये भी हो सकता है राउटिंग टेबल में एंट्री मौजूद ही ना हो। सो दो केसेस हमारे आगे। नंबर वन, पहला केस, इफ एंट्री नॉट फाउंड, अगर राउटिंग टेबल के अंदर जो राउट आपका नया राउट, शॉर्टेस्ट राउट आपके पास आया है, तो इफ अगर उसकी एंट्री आपके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप राउटर विल ऐड एंट्री इन द राउटिंग टेबल। राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल के अंदर उसकी एंट्री ऐड कर देगा, ठीक है। जारी बात है, एंट्री आपके राउटिंग टेबल में है ही नहीं ना, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई अपडेट वगैरह का तो कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला राउट आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या, आपका राउटर क्या करेगा, वो अपनी वो जो एंट्री है वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर कर लेगा, ऐड कर लेगा, एक नई एंट्री क्रिएट कर लेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड चीज क्या हो सकती है कि राउटिंग टेबल के अंदर फर्ज करें एंट्री फाउंड हो गई, तो इसका मतलब ऑलरेडी मौजूद है ना एंट्री। तो अगर एंट्री मौजूद है, तो ये जो नई कैलकुलेशन हुई है, इसके तहत, याद रखिएगा, इसके तहत इफ if cost plus वन is smaller value than the existing record, जो रिकॉर्ड आपका राउटिंग टेबल के अंदर पड़ा हुआ है और नई जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है वो उससे वैल्यू में एक नंबर या जो भी है वो कम है, देन द राउटर विल अपडेट्स इट्स राउटिंग टेबल विद न्यू, ठीक है, विद न्यू वैल्यू, ठीक है, ओनली मीन्स राउटर हैज फाउंड अ बेटर पाथ, जो पुराना पाथ है उसको छोड़ देगा और नए पाथ की एंट्री राउटिंग टेबल में कर देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इफ द नेक्स्ट हॉप इज सेम, अगर नेक्स्ट हॉप आपका सेम होगा, ठीक है, सेम, अगर जो नेक्स्ट हॉप है आपका सेम है, और तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी सेम होगी ना, तो कॉस्ट तो नहीं चेंज हो सकती। अगर नेक्स्ट स्टॉप आपका सेम है तो कॉस्ट भी सेम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है वही, अगर नेक्स्ट स्टॉप चेंज होगा तो इसी का मतलब है कि आपका, आपको कहीं कोई नया राउट मिल गया है। और अगर नेक्स्ट स्टॉप चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब नया रूट आपको नहीं मिला, पुराना रूट ही आपको मिल गया है, तो राउटिंग टेबल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। नाउ अब इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। छोटी सी ये एग्जांपल है, इसमें अंदर एक छोटी सी चीज हम चेक करते हैं। मैंने ए से डी पे जाना है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन लेनी है, मेरे पास दो पाथ है, ए से डी पे जाने के दो पाथ हैं, एक है ए बी सी डी, ठीक है। इस पाथ की सूरत में ए ने बी को डेटा दे देना है, बस ये डिसीजन है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पाथ है ए ई डी, ये वाला पाथ है। तो ये जो दूसरा वाला पाथ है, इस सूरत में ए राउटर ने डेटा किसको देना है, ई को दे देना है, ठीक है। सो ये दो। अब हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। हॉप काउंट की बुनियाद पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हॉप काउंट कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए से ई तक आने की वैल्यू वन है, ई से डी तक की वैल्यू जाने की वन है, ठीक है। सो बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन वो हो जाएगी, ठीक है। तो हमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है ए से डी पे अगर जाना है तो विया ई जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, ई होगा, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर नेक्स्ट स्टॉप ई होगा तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, टू,
और अगर नेक्स्ट हॉप आपका बी होगा तो कॉस्ट आपकी आएगी 3। ये ध्यान में रखिएगा, और वो ज्यादा कॉस्ट है। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोले। ओके, अब एक और चीज, एक पॉइंट थी काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। ठीक है, फर्ज करें ये जो लिंक है ये डाउन हो गया। जब जो ही ये लिंक डाउन होगा, राउटर ए को पता चलेगा कि ये लिंक डाउन है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है ए से डी तक जाने का कौन सा था? ए, ई और डी था। ठीक है, अगर मैं इस लिंक को ब्रेक कर दूं और इसमें प्रॉब्लम आ जाए किसी वजह से, तो क्या होगा? तो ये जो राउट है ए, ई, डी, ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी को काउंट करना पड़ेगा, यानी कि ए टू डी जो पाथ है उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप रिकैलकुलेट करेंगे तो आपको करेक्ट पाथ मिल जाएगा जहां से आप मूव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। हमारे पास ये एक नेटवर्क है, गिवन नेटवर्क टोपोलॉजी, ये हमें गिवन है टोपोलॉजी, एक मुख्तसर सी स्मॉल सी टोपोलॉजी हमने ले ली है। और हम राउटिंग टेबल को कैलकुलेट करेंगे फॉर राउटर ए, यानी सिर्फ इस राउटर के लिए। ये जो टेबल है ये इस राउटर का है। ठीक है, अगर बी के लिए कैलकुलेट करूंगा तो कुछ और होगा, सी के लिए कुछ और, डी के लिए कुछ और। सो आपको कुछ भी राउटिंग टेबल आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, और आपने उसको फिर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं आपके लिए। कैलकुलेट करने का आसान तरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नाउ अब देखिए, अगर मैंने ए से बी तक जाना है तो क्या करूंगा? मेरे पास ए से बी पर जाने के लिए एक पाथ ये है कि मैं डायरेक्टली बी को डेटा दे दूं, नंबर 1। ठीक है, यानी मैं इस इंटरफेस के जरिए यहाँ पे डेटा सेंड कर दूं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ए से मैं सी को डेटा दूं और सी जो है बी को दे दे, ये दूसरा पाथ है। सो नेक्स्ट हॉप जो है या तो ए से बी होगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो डायरेक्टली बी को अगर आपने दिया तो कॉस्ट कितनी आती है? 3 आती है, देखिए ये लिखी हुई है। इसी तरह अगर विया सी आप जाते हैं बी पर तो कितनी कॉस्ट आती है? आपकी कॉस्ट आती है 25, यानी 23 + 2। ठीक है, सो ये ऐसे करके कॉस्ट आती है। ठीक है, और विया सी आप आए हैं। ठीक है, क्लियर? अब ये जो दोनों पाथ, ये जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किए हैं, देखें मैंने आपको कोई मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं डाला, सिंपल टेबल के अंदर वैल्यू डाली है, और ये एक पाथ है। ठीक है, अगर मैं पाथ लिखना चाहूँ तो ए से मैं बी जा रहा हूँ, ठीक है, विया बी और विया सी। ठीक है, ए से मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो ये इसके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, या तो विया बी जाऊंगा या विया सी जाऊंगा, कहीं किसी भी राउटर को मैंने रीच करना है तो मैं इस तरीके से मूव करूंगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इन वैल्यूज की एंट्री जो है मैं यहाँ पे करूंगा फ्रॉम ए टू, कहाँ मैं गया हूँ? फ्रॉम बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए करेंगे तो कॉस्ट आपको पता है कोई नहीं लगेगी। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी जो है कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया है। अगर ए से मैंने बी पे आना है तो विया बी आऊँगा या सी आऊँगा। ठीक है, विया बी अगर मैं आता हूँ तो कितनी कॉस्ट आती है मेरी? 3, और विया सी आता हूँ तो 25। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा 3 और यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 25। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ से देखकर तो यहाँ पर इंसर्ट कर दी हैं। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने ए से सी पे आना है। ठीक है, यानी फ्रॉम ए टू सी। ये इसीलिए लिखा है, ये राउटिंग टेबल का हिस्सा नहीं है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद रहे कि राउटर ए से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो अगर आप ये भूल जाएंगे सारा आंसर गलत हो जाएगा आपका। ओके, अब मैंने राउटर ए से सी पे जाना है, तो ए से सी पे जाने के मेरे पास कितने पाथ हैं? ए से सी पे जाने का एक डायरेक्ट पाथ है, दूसरा विया बी पाथ है।
ठीक है। अगर ए से सी पे डायरेक्ट में आता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 23, और अगर विया बी आता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 5। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को एंटर करूंगा। मैंने क्या करना है, ए से बी पे आना है। ठीक है। ए फ्रॉम ए टू सी आना है। विया क्या करती हैं, बी। अगर विया बी आऊंगा तो देखिए वैल्यूज क्या वहां पे लिखी हुई है, वहां पे लिखी हुई है वैल्यू 5। और अगर मैं विया सी आता हूं तो वहां पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, ए से सी पर पहुंचने की वैल्यू विया सी, तो ये लिखी हुई है 23। इसी तरह अगर मैं डी पे आऊं तो डी के लिए कैलकुलेशन ये मैंने की हुई है। ठीक है। यानी डी पे आने के लिए मैं या तो सी के थ्रू आऊंगा डी पे, या बी के थ्रू आऊंगा डी पे। तो बी के थ्रू अगर मैं आऊं तो 3 + 2 + 5 यानी 10 वैल्यू आती है, जो कि वहां पर अगर आप देखें तो ये लिखी हुई है विया बी आने की, और विया सी आने की वैल्यू जो है 28 है। ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज जो है, विया बी जो है 10, विया बी जो है वो क्या आएगा 10, और विया सी जो है वो आएगा 28, ये लिख दिया। सो ये राउटिंग टेबल आपका बिल्ड हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन रेज करो, नहीं है तो बस मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी है। सो मैं इसको अनडू भी कर देता हूँ। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यूज ये पड़ी हुई थी तो ये आपने देख ली हैं। ठीक है। आगे करता हूँ। ओके, डिस्टेंस वेक्टर से अब आप राउटिंग टेबल, आपने ये राउटिंग टेबल बिल्ड किया, लेकिन याद रखिएगा इस राउटिंग टेबल के अंदर आपने पहले क्या किया, पहले पहले ये यानी आपने क्या किया कि ए टू बी कैलकुलेट किया, और इतना ये राउटिंग टेबल था। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। फिर आप दोबारा इसको एक और क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर आप ये दो वैल्यूज एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये राउटिंग टेबल ये होगा, यानी इस स्टेप के आगे जो राउटिंग टेबल होगा ये वाला होगा। और ये जो डी, ये आखिरी ये वाला है, इसके अंदर राउटिंग टेबल क्या होगा, इसके अंदर राउटिंग टेबल आपका ये हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया सबको। सो बेटे इसको बिल्ड करने का मेथड मैंने बता दिया किस तरह बिल्ड करना है। डायरेक्टली राउटिंग टेबल के अंदर वैल्यूज मत पुट कीजिएगा, वरना मैं बिल्कुल नंबर नहीं देता हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम की। अब लिंक स्टेट में क्या होता है, दोबारा लिंक स्टेट की कैलकुलेशन करता हूँ। ये मैं राउटिंग टेबल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और दोबारा से आपके सामने बिल्ड करता हूँ ताकि आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन हो। लिंक स्टेट राउटिंग जो प्रोटोकॉल है या डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट्स शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर ईच नोड, हर नोड के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कैलकुलेट करता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक नोड के पास, जब तमाम नोड्स की इंफॉर्मेशन होती है तभी ये ट्री कैलकुलेट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन बिल्ड करता है। ठीक है। अब राउटर ए से, यानी इस राउटर से इन तमाम बाकी तमाम राउटर्स तक हमने जो राउट्स हैं वो बिल्ड करने हैं। सो शॉर्टेस्ट वैल्यू की बुनियाद पे, शॉर्टेस्ट पाथ की बुनियाद पे, या लीस्ट कॉस्ट की बुनियाद पे हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ भी यूज़ किया जा सकता है या लीस्ट कॉस्ट भी यूज़ की जा सकती है, दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट के तहत हमने कैलकुलेट किया दोनों एल्गोरिदम्स के अंदर। ओके, तो लिंक स्टेट पैकेट LSP इज क्रिएटेड दैट कंटेन स्टेट्स ऑफ लिंक्स। ठीक है। सेंडिंग ऑफ LSP टू ऑल राउटर्स कॉल्ड फ्लडिंग होती है। ठीक है। या ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर ईच नोड। ठीक है। सो हर नोड के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो है कैलकुलेट होता है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ठीक है। सो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट जो हमने काम करना है वो क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। सो देखिए इस ग्राफ के ऊपर से हमने ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कैलकुलेट किया। अल्टीमेटली देखिए कैसे बनाते हैं, बिल्ड करने का तरीका। ए से बी पे जितने भी पाथ हैं कैलकुलेट करो। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मसलन ए से बी पे मैंने जाना है तो ए से बी पे डायरेक्टली जा सकता हूँ।
ADEB यहाँ से आ सकता हूँ, ADEFCB आ सकता हूँ, ADEFGCB कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, सो सैकड़ों पाथ्स हैं जो हो सकते हैं, वो सारे के सारे पाथ, आपने एक पाथ भी नहीं छोड़ना, छोड़ा तो आपका आंसर गलत। सारे पाथ कैलकुलेट करने हैं, तो जिस पाथ की वैल्यू सबसे लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, वो आपका लीस्ट कॉस्ट पाथ है। ठीक है, सो ए से बी को अगर डेटा देना है तो ए से बी को डायरेक्टली डेटा देना है, यानी कि आपने ये पाथ कैलकुलेट करना शुरू किया, और जो ए से बी तक जाने की कॉस्ट है वो इस बी नोड के ऊपर लिख दी। याद रखिएगा, इस एज के ऊपर नहीं लिखना, इस नोड के ऊपर लिखनी है ये वैल्यू। ठीक है, सो हमने कैलकुलेट किया, तो आपने ये वाला जो पार्ट है आपका, जो शॉर्टेस्ट पाथ का ये वाला पार्ट है, ये आपने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, सो ये पार्ट पहले बना है, फिर उसके बाद आप ए से सी तक जाने का पाथ आप कैलकुलेट करेंगे। सो सारे पाथ कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट आप कनेक्ट सी से नहीं कर सकते, तो या ए बी और सी के जरिए आएंगे, या ए डी ई बी सी, या ए डी ई एफ सी, ए डी ई एफ जी सी कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो हर तरह का पाथ जो है आपने कैलकुलेट किया, और आपको पता चला कि ए से बी को अगर आप डेटा दें तो आप सी तक पहुंच सकते हैं, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, सो कितनी आएगी, 5 + 2 7, और इस 7 को आपने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो आपका यहाँ तक ये बिल्ड हो गया। ठीक है, क्लियर, आप देख रहे हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहा हूँ, इसी तरह आपने बिल्ड करना है। पहले शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करना है, फिर इस जो आपका राउटिंग टेबल है इसको बिल्ड करना है। इस शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर से आप इस राउटिंग टेबल को बिल्ड करेंगे। ये ट्री पहले आपने बनाना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले। ओके, अब ए से डी पे जाने के जो है सारे पाथ आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ए से डी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, 3 वाला। सो ए से डी को आपने यहाँ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके, इसी तरह ए से ई पे जाने के जितने पाथ हैं सारे नहीं कैलकुलेट किए होंगे मैंने, हो सकता है सारे ना कैलकुलेट किए हों, कुछ किए हों, आपने सारे लिखने हैं। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ तब आपको पता, जब आप सारे कैलकुलेट करेंगे तब आपको शॉर्टेस्ट पाथ सही मिलेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से ई तक अगर जाना है तो विया बी आना है, ए बी ई यहाँ पर, यानी बी के साथ ई की कनेक्टिविटी रहने दीजिए, क्योंकि आप अगर ए से ई पे आना चाहते हैं तो विया बी आप ई पे आएंगे, और सी पर भी विया बी जाएंगे। ठीक है, सो ये देखिए ट्री इस तरह बनता जा रहा है। ये एक नोड है। ठीक है, इस नोड के आगे ये 2 नोड्स हैं, फिर इस नोड के आगे ये 2 नोड्स हैं, फिर इन नोड्स के आगे भी नोड्स होंगी, इसके आगे भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, सो ए से ई तक का आपने पाथ कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ए से एफ तक का पाथ आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपका आया है ए बी ई एफ ये वाला। ठीक है, सो ये, और इसकी कॉस्ट यहाँ पे आपने लिख दी। क्लियर हो गया, इसी तरह जी की आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो जी की वैल्यू कैसे आई है, ये जो वैल्यू 9 आपकी आई है ये कैसे आई है, ये 9 वाली जो वैल्यू आई है कैसे आई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर से ग्राफ के ऊपर से देखें ये कैसे आया, ए से बी तक आया, कॉस्ट क्या आई 2, बी से ई तक आए, कॉस्ट आई 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ई से एफ आया तो 2 और हो गया 6, और 7 8 हो गया। एफ से जी पे आया तो कितनी वैल्यू आई, 1, और ये देखिए 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यानी ए से जी तक पहुंचने की वैल्यू आई 9। क्लियर हो गई बात, ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब देखिए, जब ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जब आपका कैलकुलेट हो गया, इस ट्री को मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, ये ठीक है, ये कॉपी किया है, ये वाला ट्री मैंने कॉपी किया है। अब मैं राउटिंग टेबल को इधर से ऊपर से देख के राउटिंग टेबल को बिल्ड करने लगा हूँ। ए से ए पे जाने की कोई कॉस्ट होगी, नहीं होगी। सो इस ऐसे में इस कॉस्ट को भी, और नेक्स्ट राउटर भी कोई नहीं होगा, ए को डेटा खुद दे सकता है। अब फ्रॉम ए
टू बी, टू बी, ए से बी पे अगर मैंने आना है तो कॉस्ट कितनी है, ए से बी पे आना है तो कॉस्ट कितनी है, कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेज करो जल्दी से, हैंड रेज करो जल्दी से, टाइम नहीं है। कोई एक बच्चा, किधर हो भाई?